इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, खासकर जब हम रिश्तों की बात करते हैं। हम रॉबर्ट ग्रीन की जानी मानी और हाँ, थोड़ी विवादास्पद किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के दूसरे नियम पर गौर करेंगे। जी। नियम है, मित्रों पर बहुत अधिक भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। हमारे पास इस नियम का एक विश्लेषण है और सच कहूं तो पहली बार सुनने में ये थोड़ा असहज लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हमारी आम धारणा तो यही है कि दोस्ती भरोसे के लायक होते हैं। बिल्कुल, दोस्त मतलब भरोसा, सहारा। तो फिर ये नियम ऐसा क्यों कह रहा है? तो आज का हमारा मकसद यही है, इस नियम के पीछे का तर्क समझना, कुछ ऐतिहासिक उदाहरण देखना और थोड़ा मानवीय मनोविज्ञान को भी टटोलना। हाँ, ताकि शक्ति और रिश्तों की जो गतिशीलता है उसे शायद बेहतर समझ सकें। तो चलिए इस विचार को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके मूल विचार से। ग्रीन आखिर क्यों कह रहे हैं कि दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो? क्या खतरा है इसमें? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ग्रीन का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि दोस्तों के साथ जो हमारी वो निकटता होती है, जो जान पहचान होती है, वही कई बार एक प्रॉब्लम बन जाती है। प्रॉब्लम कैसे? जब कोई हमें बहुत अच्छी तरह जानता है तो उनकी अपनी भावनाएं, जैसे ईर्ष्या हो सकती है, या कभी-कभी हक जताना, एंटाइटलमेंट जिसे कहते हैं, या फिर बस एक तरह का आत्मसंतोष कि ये तो अपना ही है, चल जाएगा, ये चीजें उनकी वफादारी पर असर डाल सकती हैं। अच्छा, वो जो परिचितता है ना, वो कभी-कभी सम्मान को कम कर देती है। तो मतलब ये कि क्योंकि वो इतने करीब हैं, उनकी पर्सनल फीलिंग्स बीच में आ सकती हैं, जैसे शायद हमारी सफलता से उन्हें जलन हो। हाँ, बिल्कुल। या उन्हें लगे कि अरे दोस्ती है तो कुछ खास रियायतें तो मिलनी ही चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि वो जानबूझकर करें। कई बार अनजाने में होता है। दोस्त भरोसे का फायदा उठा लेते हैं या उनकी उम्मीदें थोड़ी अव्यवहारिक हो जाती हैं। ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है, कह सकते हैं। जब रिश्ता बहुत कंफर्टेबल हो जाता है तो लोग लापरवाह हो सकते हैं। ओके, और दुश्मन, उनके बारे में क्या? उनके मोटिवेशन बिल्कुल अलग होते हैं। महत्वाकांक्षा, गर्व, अपनी काबिलियत साबित करने की इच्छा, कंपटीशन। हाँ, वो तो है। तो ग्रीन कहते हैं कि इसके विपरीत अगर कोई दुश्मन या प्रतिद्वंदी आपके साथ काम करने का फैसला करता है तो उसकी वफादारी अक्सर ज्यादा सोची समझी होती है, कैलकुलेटेड होती है। कैलकुलेटेड मतलब वो नफा नुकसान देखकर वफादार रहते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने धोखा दिया तो उनकी अपनी रेपुटेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी, शायद पहले से भी ज्यादा बुरी तरह। अच्छा, इसलिए वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड और ज्यादा सतर्क रहते हैं। उन्हें कुछ हासिल करना होता है, अपनी नई पोजीशन को जस्टिफाई करना होता है। इसीलिए ग्रीन कहते हैं कि दुश्मनों को सहयोगी बनाना एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। ये तो सोचने का बिल्कुल ही अलग तरीका है। चलिए इसे समझने के लिए कोई ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। अक्सर ओटो वॉन बिस्मार्क का जिक्र आता है। हाँ, बिस्मार्क 19वीं सदी के जर्मनी के आयरन चांसलर। उन्हें शक्ति की राजनीति का महारथी माना जाता है। उन्होंने इस सिद्धांत का इस्तेमाल कैसे किया? बिस्मार्क का मामला बहुत दिलचस्प है। वो सिर्फ अपने वफादार दोस्तों या सपोर्टर्स के साथ ही नहीं रहते थे, बल्कि वो अक्सर अपने पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, अपने आलोचकों के साथ गठबंधन करते थे। सच में? ये तो उस समय बहुत अजीब लगा होगा लोगों को। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही असामान्य और साहसिक रणनीति थी। लोग हैरान थे कि वो उन पर कैसे भरोसा कर रहे हैं जिनसे कल तक वो लड़ रहे थे। और इसका नतीजा क्या हुआ फिर? ये काम आया? हाँ, काफी हद तक काम आया। इसके दो बड़े फायदे हुए। पहला तो ये कि इसने जो संभावित खतरे थे, जो विरोध था, उसको काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया। अच्छा, जब आपके दुश्मन आपके साथ काम कर रहे हैं तो वो आपके खिलाफ साजिश कैसे करेंगे? सही बात है। और दूसरा, इस कदम ने बिस्मार्क को एक ऐसे लीडर के तौर पर स्थापित किया जो पर्सनल फीलिंग से ऊपर उठकर देश के लिए कड़े फैसले ले सकता था। उन्हें दोस्तों और पूर्व दुश्मनों दोनों से सम्मान मिला। ये दिखाता है कि कभी-कभी अपने विरोधियों को करीब रखना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है स्टेबिलिटी के लिए। तो मतलब बिस्मार्क के उदाहरण से जो बात निकलती है वो ये है कि दोस्त शायद इसलिए धोखा दे सकते हैं क्योंकि वो रिश्ते को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। उन्हें लगता है कि दोस्ती में सब चलता है। बिल्कुल। दोस्त सोच सकते हैं, अरे थोड़ी गलती हो गई तो क्या हुआ, हम तो दोस्त हैं। वो जो एक सुरक्षा की भावना होती है ना, वही उन्हें लापरवाह बना सकती है। लेकिन एक पुराना दुश्मन जो अब आपका सहयोगी है, वो जानता है कि उस पे नजर है। हाँ।
उसके लिए धोखा देने का मतलब सिर्फ एक रिश्ता तोड़ना नहीं है। हाँ। उसका मतलब है अपनी इज्जत, अपना भविष्य सब दांव पर लगाना। अच्छा। इसलिए वो ज्यादा भरोसेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि उसकी वफादारी शायद डर पर या स्वार्थ पर आधारित हो। और ये चीजें अक्सर दोस्ती की भावनाओं से ज्यादा टिकाऊ साबित होती हैं जब पावर का गेम चल रहा हो। और ये सिर्फ राजनीति में नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज भी बिजनेस में, निजी जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। वाकई ये सोचने वाली बात है। अब थोड़ा इसके पीछे की साइकोलॉजी पर आते हैं। हमारे दिमाग में दोस्तों और दुश्मनों के लिए विश्वास का लेवल अलग अलग क्यों होता है? ये सिर्फ हमारी उम्मीदों का खेल है? नहीं, साइकोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों के साथ, जैसा हमने कहा, एक आराम का, एक सहजता का एहसास होता है। ये अच्छी चीज है, लेकिन ये हमें थोड़ा अंधा भी बना सकती है। अंधा मतलब हम उनकी कमियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, या ये मान लेते हैं कि वो तो हमेशा वफादार रहेंगे ही। ये जो आराम है, ये कभी कभी आत्मसंतोष या लापरवाही को जन्म देता है, सब ठीक है वाली फीलिंग, और ये हमें आने वाले खतरों के लिए तैयार नहीं रहने देती। ओके। और दुश्मनों के मामले में क्या अलग होता है? दुश्मनों या पूर्व दुश्मनों के साथ हमारा दिमाग नेचुरली ज्यादा अलर्ट रहता है, ज्यादा सतर्क। हाँ, वो तो है। हम उनकी हरकतों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके इरादों पर सवाल करते हैं, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारा सहयोगी बनता है तो हम उसके साथ डील करने में ज्यादा स्ट्रेटेजिक होते हैं। और वो भी होता है, उसे पता होता है कि धोखा देने के परिणाम गंभीर होंगे, सिर्फ हमारे लिए नहीं, उसके खुद के लिए भी। उसकी अपनी रेप्यूटेशन, उसके भविष्य के अवसर, सब इस बात पर टिके होते हैं कि वो कितना भरोसेमंद साबित होता है। तो उसमें अपनी योग्यता और वफादारी साबित करने की एक तीव्र इच्छा होती है। इसी सिलसिले में अब्राहम लिंकन का उदाहरण भी आता है। हाँ, बिल्कुल। उनकी टीम ऑफ राइवल्स वाली कहानी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध जैसे मुश्किल समय में अपने कैबिनेट में उन लोगों को लिया जो उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी थे। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क लगता है। हाँ, ऊपर से देखने में तो ये बहुत बड़ा रिस्क लगता है, लेकिन लिंकन की सोच गहरी थी। उनका मानना था कि देश के सबसे मुश्किल समय में उन्हें सबसे काबिल लोगों की जरूरत है, भले ही वो उनके विरोधी क्यों ना हो। अच्छा। उन्हें लगा कि इन प्रतिभाशाली प्रतिद्वंदियों को साथ रखने से न सिर्फ उन्हें बेहतर सलाह मिलेगी, बल्कि ये लोग सरकार के अंदर रहकर बाहर रहने से ज्यादा कंट्रोल भी रहेंगे। और क्या ये काम कर गया? वो विरोधी वफादार कैसे बन गए? हैरानी की बात है, हाँ, ये काम कर गया। ये लोग धीरे धीरे लिंकन के वफादार सहयोगी बन गए। कैसे? कई कारण थे। पहला, उन्होंने लिंकन की लीडरशिप, उनकी ईमानदारी और उनके मकसद की सच्चाई का सम्मान करना शुरू कर दिया। अच्छा। दूसरा, वो सब एक बड़े नेशनल गोल के लिए काम कर रहे थे। उसने पर्सनल मतभेदों को पीछे कर दिया। और तीसरा, जैसा हमने पहले कहा, उनकी अपनी प्रतिष्ठा और राजनीतिक भविष्य भी दांव पर था। हाँ, ये बात तो है। अगर वो फेल होते या धोखा देते तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करता। लिंकन ने उन्हें सिर्फ पद नहीं दिया, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य और जिम्मेदारी दी, जिसने उनकी वफादारी जीती। तो ये फिर से वही बात हुई कि ये नियम दोस्तों को छोड़ने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि रिश्तों को ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखने के बारे में है। एकदम सही। विश्वास कमाया जाता है, चाहे वो दोस्त से हो या दुश्मन से। ये ऐतिहासिक उदाहरण तो बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन आज की दुनिया में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में, खासकर बिजनेस या पर्सनल रिश्तों में ये सिद्धांत कैसे लागू होता है? कुछ मॉडर्न उदाहरण है? बिल्कुल है। व्यापार जगत में तो ये नियम अक्सर दिखता है, भले ही अनजाने में। कई स्टार्टअप्स के फेल होने का एक कॉमन कारण यही होता है। क्या? कि फाउंडर अपने करीबी दोस्तों को जरूरी पदों पर रख लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। शुरू में सब ठीक लगता है, जोश होता है, दोस्ती होती है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, दबाव आता है, तब पता चलता है कि शायद योग्यता या प्रोफेशनल रवैये की कमी है। और फिर मुश्किल फैसले लेना कठिन हो जाता है। हाँ, दोस्ती के नाते। और नतीजा, अक्सर दोस्ती भी जाती है और कंपनी भी डूब जाती है। यहाँ इमोशनल कनेक्शन से ज्यादा जरूरी होता है योग्यता और गोल्स का अलाइनमेंट। और बड़ी कंपनियों में क्या वहां भी ऐसा कुछ दिखता है? हाँ, बड़ी कंपनियां अक्सर ज्यादा स्ट्रैटेजिक होती हैं इस मामले में। वो कई बार अपने पुराने कॉम्पिटिटर्स या राइवल कंपनियों के टैलेंटेड लोगों को ऊंचे पदों पर रखती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी महत्वाकांक्षा, उनके स्किल्स, उनकी क्षमता का सम्मान करती हैं। वो जानते हैं कि ये लोग रिजल्ट देने के लिए मोटिवेटेड होंगे। अच्छा, कोई उदाहरण? एप्पल और स्टीव जॉब्स का उदाहरण ही देख लीजिए। उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। वो एक तरह से बाहरी या दुश्मन बन गए थे, लेकिन जब कंपनी मुश्किल में थी तो उन्हीं की वापसी हुई और उन्होंने कंपनी को बचाया। हाँ, ये तो क्लासिक केस है। ये दिखाता है कि कभी-कभी जो आपसे असहमत होता है या आपका प्रतिद्वंदी होता है,
वही आपके लिए सबसे बड़ा एसेट साबित हो सकता है, क्योंकि उनके पास एक अलग नजरिया और शायद ज्यादा ड्राइव होती है। ये तो हुई बिजनेस की बातें। पर्सनल लाइफ में इसका क्या मतलब निकालें? क्या आप दोस्तों पर शक करना शुरू कर दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शक करना मतलब नहीं है। मतलब है रिश्तों का ज्यादा समझदारी से मूल्यांकन करना। समझदारी से मूल्यांकन। हाँ, ये समझना कि हर दोस्त हमारे पर्सनल ग्रोथ या हमारे लक्ष्यों के लिए फायदेमंद हो, ये जरूरी नहीं। कभी कभी दोस्ती हमें एक कंफर्ट जोन में कैद कर सकती है। और दूसरी तरफ हर आलोचक या प्रतिद्वंदी हमारा दुश्मन हो, ये भी जरूरी नहीं। कई बार हमारा सबसे कठोर आलोचक ही हमें वो कड़वा सच बताता है जिसकी हमें जरूरत होती है। एक आईने की तरह। बिल्कुल, एक आईने की तरह। वो हमें हमारी कमियां दिखा सकता है, जिन्हें हमारे दोस्त शायद प्यार या लिहाज में बताने से हिचकें। तो ये नियम हमें सिखाता है कि रिश्तों को उनके लेबल, दोस्त, दुश्मन से आगे बढ़कर देखें, उनके वास्तविक प्रभाव के आधार पर। ठीक है, तो हमने इसके पीछे का लॉजिक, इतिहास, साइकोलॉजी सब समझ लिया। अब अगर किसी को इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना हो तो कुछ प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? क्या सीख सकते हैं हम इससे? हाँ, कुछ बातें हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। पहला, जहां तक हो सके दोस्ती और प्रोफेशनल लाइफ या बिजनेस, इनको थोड़ा अलग रखें। अच्छा। अगर दोस्तों के साथ काम कर ही रहे हैं तो रोल्स, जिम्मेदारियां, उम्मीदें सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, हो सके तो लिखित में। दोस्ती को खराब परफॉर्मेंस का बहाना ना बनने दें। ठीक है। दूसरा, अपने प्रतिद्वंदियों या आलोचकों को सिर्फ नेगेटिव नजर से ना देखें। उनका फिर से मूल्यांकन करें। क्या उनके पास कोई ऐसा स्किल, नॉलेज या कॉन्टैक्ट है जो आपके काम आ सकता है? क्या किसी कॉमन गोल के लिए कोलैबोरेशन संभव है? इंटरेस्टिंग। तीसरा, किसी पर भी, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, आंख बंद करके भरोसा करने से बचे। विश्वास समय के साथ बनता है, लगातार अच्छे व्यवहार से, कामों से, सिर्फ रिश्ते के नाम से नहीं। थोड़ी सावधानी हमेशा अच्छी है। और चौथा, स्ट्रैटेजिक माफी या गठबंधन के लिए तैयार रहें। कभी कभी किसी पुराने दुश्मन को माफ करना या उसके साथ मिलकर काम करना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये एक अनपेक्षित कदम होता है और आपकी ताकत और दूरदर्शिता दिखा सकता है। यानी अगर समराइज करें तो रिश्तों को सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि थोड़ा स्ट्रेटेजिक दिमाग लगाकर भी देखना चाहिए। समझना चाहिए कि भावनाओं के अलावा और क्या-क्या चीजें काम कर रही हैं। किसकी क्या महत्वाकांक्षा है, किसकी इज्जत दांव पर लगी है, ये सब जानने से आप ज्यादा बेहतर और प्रभावी फैसले ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर इस नियम का निचोड़ क्या है, अगर एक दो मुख्य बातें याद रखनी हो? मेरे ख्याल से दो मुख्य बातें हैं। पहली, रिश्तों को सिर्फ इमोशनल लेबल मत दीजिए, दोस्त अच्छा दुश्मन बुरा। उन्हें स्ट्रैटेजिक संभावनाओं के तौर पर भी देखिए। पावर और प्रभाव का खेल समझने के लिए ह्यूमन बिहेवियर की गहरी समझ जरूरी है, ना कि सिर्फ भावनाओं में बह जाना। और दूसरी बात ये कि विश्वास कमाया जाना चाहिए, उसे मान नहीं लेना चाहिए। दोस्त बहुत कीमती होते हैं, नो डाउट, लेकिन उनकी वफादारी भावनाओं, मूड, हालात के साथ बदल सकती है। वही एक पुराना दुश्मन जो आपका सहयोगी बना है, उसकी वफादारी ज्यादा परखी हुई और शायद ज्यादा स्थिर हो सकती है, क्योंकि वो अक्सर स्वार्थ या प्रतिष्ठा जैसे ज्यादा ठोस आधारों पर टिकी होती हैं। तो एक्शन देखो, लेबल नहीं। बिल्कुल, किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसके एक्शन और कंसिस्टेंसी को देखिए, सिर्फ लेबल को नहीं। अंत में, खासकर जब दाव ऊंचे हों, तो स्ट्रैटेजी अक्सर सिर्फ भावना पर भारी पड़ती है। तो ये थी रॉबर्ट ग्रीन के विवादास्पद लेकिन यकीनन सोचने पर मजबूर करने वाले दूसरे नियम पर हमारी चर्चा। दोस्तों पर कम, दुश्मनों पर ज्यादा भरोसा करने की कला। ये निश्चित रूप से एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। आज की इस बातचीत के बाद क्या आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है, चाहे वो दोस्ती का हो या किसी तरह की प्रतिद्वंदिता का, जिसे आप अब एक नए, शायद ज्यादा स्ट्रैटेजिक नजरिए से देखने की जरूरत महसूस कर रहे हैं? ये सोचने लायक बात है कि कब हमारी भावनाएं हमारे फैसलों पर हावी हो रही हैं और कब थोड़ी दूरी या ज्यादा स्पष्ट मूल्यांकन हमारे लिए बेहतर हो सकता है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा और रिश्तों की जटिलताओं को समझने में एक और परत जोड़ी होगी। अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया और उसमें मौजूद रिश्तों को एक गहरी और जिज्ञासु नज़र से देखते रहें।